इंडियन इकोनॉमी का पहला सेगमेंट हम लोग नेशनल इनकम का अध्ययन कर रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का जो कंसेप्ट था, संकल्पना था, जीडीपी, एनएनपी, ये सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है उसके मेथड की चर्चा करेंगे, किस किस रूप में इसको निकाला जाता है, मतलब मेथड ऑफ द कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना विधि। सामान्य रूप से हम लोग जो नेशनल आय का कैलकुलेशन, राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, या इनकम मेथड, आय विधि, या कंजप्शन एंड सेविंग मेथड, उपभोग और बचत विधि। क्योंकि जो हमारा आय है वो उपभोग और प्लस बचत, ये दोनों मिलकर हमारा इनकम कहलाता है, तो उपभोग या बचत विधि। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, और जो जीवीए मेथड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य संवर्धन विधि, ये सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है हम लोगों के कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना विधि के अंतर्गत इतनी प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है, कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम, किस किस मेथड को किस किस रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। देखिए, सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन जनरल these following methods are applying for the calculation of national income। डैश डाल के पहला लिखिए उत्पादन गणना विधि, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड, नाम ही है उत्पादन, प्रोडक्शन की गणना करेंगे, उसके कॉस्ट की गणना करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जीडीपी क्या है, वही हमारा नेशनल इनकम का रूप है। देखिए, इस विधि के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की गणना की जाती है। अंडर दिस मेथड टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज कैलकुलेटेड, तथा कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन हैज डिराइव्ड। देखिए, यह विधि कुछ नेट्स द्वारा, कुछ नेट्स अर्थशास्त्री थे, कुछ नेट्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था,
दिस मेथड वाज प्रोपगेटेड बाय कुजनेट्स। अतः इस विधि को कुजनेट्स विधि अथवा वस्तु डैस्टाल के सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कुजनेट्स मेथड और गुड्स डैस्टाल के सर्विस मेथड। क्योंकि राष्ट्रीय आय का पहले ही कहे हैं अलग अलग रूप है, जीडीपी के रूप में निकाल सकते हैं, जीएनपी के रूप में निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम के रूप में निकाल सकते हैं, बहुत सारे विधि हैं इसमें। तो यहां पर हमारा राष्ट्रीय आय जो है वो किस रूप में निकल रहा है, जीडीपी के रूप में, उत्पादन के आधार पर हम निकाल रहे हैं, यानी कुल वस्तुओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स प्रोडक्शन प्लस कुल सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल सर्विस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मेथड यानी देश के अंदर जितना भी उत्पादित वस्तु और सेवा है उन सभी उत्पादित वस्तु और सेवा सारा निकालते हैं एक वित्तीय वर्ष के लिए, उसके मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वही हमारा देश का जीडीपी हो जाएगा, जो राष्ट्रीय आय का प्रतीक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए दूसरा, आय गणना विधि। इनकम कैलकुलेशन मेथड। इनकम कैलकुलेशन मेथड। देखिए इस विधि के अंतर्गत व्यक्तियों एवं संगठनों के शुद्ध आय की गणना की जाती है। अंडर दिस मेथड नेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैज कैलकुलेटेड तथा राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है एंड नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड। यानी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बराबर कुल लगान टोटल रेंट, कुल मजदूरी टोटल वेजेज, कुल ब्याज टोटल इंटरेस्ट और कुल लाभ टोटल बेनिफिट। आय गणना विधि के अंतर्गत
कर्मचारियों का आय परिचालन बचत, तथा मिश्रित आय को शामिल किया जाता है अंडर इनकम कैलकुलेशन मेथड। इनकम रेगुलेशन सेविंग एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉइज हैज कैलकुलेटेड, तथा शुद्ध विदेशी कारक को आय में संयुक्त कर राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जाती है एंड नेशनल प्रोडक्शन कैलकुलेट विद द फॉरेन नेट इनकम। यानी जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है इसकी हम लोग गणना करते हैं कर्मचारियों की आय, परिचालन बचत, मिश्रित आय, शुद्ध विदेशी आय, इनकम ऑफ एम्प्लॉइज, रेगुलेटरी सेविंग, मिक्स्ड इनकम और नेट फॉरेन इनकम। चलिए तीसरा मेथड, उपभोग बचत विधि, कंजप्शन डैश डाल के सेविंग मेथड। देखिए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना, कुल उपभोग एवं कुल बचत के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम derivate on the basis of total saving and total consumption। यानी सीधा हो गया हमारा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ये बराबर कुल राष्ट्रीय उपभोग टोटल नेशनल कंजप्शन प्लस कुल घरेलू बचत। टोटल डोमेस्टिक सेविंग। क्योंकि आय का काउंटिंग अगर हम लोग कहते हैं तो आय बराबर इनकम बराबर हो जाता है कंजप्शन उपभोग और सेविंग प्लस बचत। किसी भी व्यक्ति का अगर आय निकालना है तो उस व्यक्ति का पूरा उपभोग का जो व्यय है उसको जोड़ देंगे और उसका बचत जोड़ देंगे तो वही उस व्यक्ति की आय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर राष्ट्र की आय निकालना है तो राष्ट्र के कुल उपभोग टोटल कंजप्शन को जोड़ देंगे और
उसके साथ साथ टोटल डोमेस्टिक सेविंग हम लोग मिलकर कितना बचत करते हैं उसको जोड़ देंगे तो वो भारत की राष्ट्रीय आय निर्धारित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, व्यय के आधार पर on the basis of expenditure. देखिए इस विधि के अंतर्गत निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निर्माण, तथा शुद्ध निर्यात की मदों को शामिल कर सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण किया जाता है। अंडर दिस मेथड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट derivate on the basis of personal consumption expenditure, governmental consumption expenditure, gross capital formation and net export तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन के लिए जीडीपी में अवमूल्यन एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है एंड depreciation and net indirect tax has subtracted to determine the net national product तथा शुद्ध विदेशी कारक आय को संयुक्त कर एनएनपी की गणना की जाती है। एनएनपी इज कैलकुलेटेड थ्रू एडिंग नेट फॉरेन इनकम। यानी इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि जीडीपी बराबर हमारा हो गया कुल निजी व्यय, टोटल प्राइवेट एक्सपेंडिचर, कुल सार्वजनिक व्यय, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, कुल पूंजी निर्माण, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन और शुद्ध निर्यात आय नेट एक्सपोर्ट इनकम।
एनडीपी बराबर इसके हिसाब से निकल गया, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बराबर जीडीपी माइनस ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यहीं तक रखिए। और एनएनपी बराबर हो गया एनडीपी प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय, एनडीपी प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सकल मूल्य संवर्धन विधि, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। देखिए वर्तमान में सकल मूल्य संवर्धन, क्वेश्चन में कर दीजिएगा, आधार मूल्य पर क्वेश्चन बंद का प्रयोग राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है इन प्रेजेंट पीरियड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड ऑन बेस प्राइस is frequently applying for the measurement of national income, तथा यह संकल्पना 2015 में आरंभ किया गया था या स्वीकार किया गया था। एंड दिस कंसेप्ट या दिस मेथड वाज एडॉप्टेड इन 2015 तथा आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर सकल मूल्य संवर्धन की गणना की जाती है। एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एज कैलकुलेटेड on the basis of base year 2011-12। चलिए फॉर्मूला लिखिए इसका, आधार मूल्य पर सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑन बेस प्राइस, ये 12 हो गया मेरा, कर्मचारियों की आय, इनकम ऑफ एम्प्लॉइज,
प्लस परिचालन बचत, रेगुलेटरी सेविंग प्लस मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम प्लस अचल पूंजी का उपभोग, कंजप्शन ऑफ स्टेबल एसेट, प्लस उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स, माइनस उत्पादन पर रियायतें। कंसेशन और सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन। तो ये प्रचलित मूल्य पर, जीडीपी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं प्रचलित मूल्य पर, जबकि जीवीए हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं स्थिर मूल्य पर, यानी आधार वर्ष के मूल्य पर। यही कारण जो हमारा जीडीपी है वो आभासी हो जाता है। अगर मूल्य स्फीति, मुद्रा स्फीति बढ़ गया तो हमारे जीडीपी में अपने आप वृद्धि हो जाएगी, ताकि प्रोडक्शन में वृद्धि हो या ना हो। लेकिन अगर जीवीए में वृद्धि हो रही है तो वो वास्तविक वृद्धि है, क्योंकि इसको हम लोग स्थिर मूल्य के आधार पर गणना करते हैं। तो पहला चेंज करके लिखिए, जीडीपी विधि के अंतर्गत प्रचलित मूल्य का प्रयोग किया जाता है अंडर जीडीपी मेथड। नॉमिनल प्राइस हैज अप्लाइड, जिसके फलस्वरूप वास्तविक वृद्धि दर काल्पनिक हो जाती है, एंड कंसिक्वेंटली द एक्चुअल ग्रोथ रेट बिकेम अनरियलिस्टिक। देखिए, सकल मूल्य संवर्धन की गणना आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ जीवीए हैज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल प्राइस, आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल प्राइस ऑफ बेस ईयर। अतः इस विधि में वास्तविक समृद्धि दर स्पष्ट रूप से पता चलता है। सो अंडर दिस मेथड एक्चुअल ग्रोथ रेट हैज क्लियरली रिवील्ड। जीवीए पद्धति कुछ टेक्निकल कारण से आप लोग का क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि हम लोग जो जीडीपी का निर्धारण करते हैं वो नॉमिनल प्राइस पर करते हैं, प्रचलित मूल्य पर करते हैं, जबकि जीवीए का जो निर्धारण करते हैं वो हम लोग करते हैं फिक्स्ड प्राइस पर ऑन द बेस ईयर, स्थिर मूल्य पर करते हैं। जो आधार वर्ष का स्थिर मूल्य होता है उसके आधार पर हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। चलिए आगे लिखिए, जहां तक लिख चुके थे। देखिए, जीवीए पद्धति अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अध्ययन के लिए
अधिक प्रमाणिक है। जीवीए सिस्टम इज हाईली ऑथेंटिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ सेक्टोरियल एनालिसिस, यानी जो जीडीपी का हमारा कैलकुलेशन होता है वो होता है प्रचलित मूल्यों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल प्राइस, यानी वर्तमान मूल्य के आधार पर, जबकि जीवीए का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइस। यानी जीडीपी में हमारा क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति समाहित हो जाता है, जबकि जीवीए में मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता है। यही कारण है कि वर्तमान में हम लोग जीवीए के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ग्रोथ रेट वगैरह निकालते हैं। जीडीपी के आधार पर जो ग्रोथ रेट होता है वो फिक्सियस हो जाता है, जबकि जीवीए के आधार पर ग्रोथ रेट एक्चुअल हो जाता है। तो ये हमारी विधि है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक हो गया हमारा कंजप्शन मेथड, एक हमारा हो गया इनकम मेथड, एक हमारा हो गया जो कंजप्शन प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजप्शन एंड सेविंग मेथड, इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड, और अंतिम हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। चलिए इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक, उसको देख लें। स्थिर मूल्य एवं प्रचलित मूल्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस। स्थिर मूल्य एवं प्रचलित मूल्य की अवधारणा। देख ही रहे हैं कि यह अवधारणा मुद्रास्फीति के प्रभाव से संबंधित है। फिक्स्ड प्राइस का अर्थ हो गया कोई एक ईयर को हम लोग बेस ईयर बनाए, जैसे 2011-12 को बेस ईयर बनाए। अब 2011-12 में जो वस्तु का मूल्य था वही मूल्य 2020 के कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे, ये हमारा हो गया फिक्स्ड प्राइस। लेकिन नॉमिनल प्राइस हो गया कि जब 2019-20 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम 2019-20 के मूल्य को काउंट करेंगे। यही कंसेप्ट कहलाता है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस। तो लिखिए यह अवधारणा मुद्रास्फीति के प्रभाव से संबंधित है। दिस कंसेप्ट रिलेट्स विथ इम्पैक्ट ऑफ मनी इन्फ्लेशन, यानी किसी नियत वर्ष के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना स्थिर मूल्य को प्रदर्शित करता है। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेस exhibit fixed price if it calculate on the basis of base year।
जबकि वर्तमान के बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की गणना प्रचलित मूल्य कहलाता है। फाइल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन करंट मार्केट प्राइस known as nominal cost of goods and services, यानी स्थिर मूल्य के आधार पर मूल्यों की गणना में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है। दैट मीन्स द इफेक्ट्स ऑफ मनी इन्फ्लेशन डज नॉट रिवील अंडर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड प्राइस, जबकि प्रचलित मूल्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। फाइल नॉमिनल कॉस्ट एग्जिबिट द इंपैक्ट ऑफ मनी इन्फ्लेशन। देखिए तरह चेंज करके वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रेजेंटली 2011-12 applied as base year तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आधार वर्ष घोषित किए जाते हैं। एंड सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द बेस ईयर। उदाहरण स्वरूप नई सहस्त्राब्दी में 2000 में नई सहस्त्राब्दी में 2001 को 2001 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल 2000 डाल के 01 हैज एक्सेप्टेड एंड बेस ईयर, लेकिन आगे चलकर 2004-05 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। बट इन लेटर पीरियड 2004 डाल के 05 हैज एक्सेप्टेड एज बेस ईयर। 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकृत किया गया। इन 2015 2011-12 हैज एक्सेप्टेड एज बेस ईयर। तथा वर्तमान में इसी आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है। एंड प्रेजेंटली दिस बेस ईयर हैज अप्लाइड सामान्य रूप से 5 वर्षों के अंतराल में नए आधार वर्ष को स्वीकार किया जाता है। इन जनरल इन द इंटरवल ऑफ 5 years न्यू बेस ईयर हैज अडॉप्टेड, लेकिन
2010 में आधार वर्ष के परिवर्तन को आर्थिक मंदी के कारण नए आधार वर्ष की घोषणा को स्थगित कर दिया गया था। बट इन 2010 डिक्लेरेशन ऑफ न्यू बेस ईयर was abandoned due to इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, परंपरा के अनुसार दो 2020 में नए आधार वर्ष को अपनाया जाना चाहिए। एज पर ट्रेडिशन न्यू बेस ईयर शुड बी अडॉप्टेड इन 2020, लेकिन वर्तमान के संकट के काल के कारण नए आधार वर्ष की घोषणा प्रतीक्षारत है। बट ड्यू टू न्यू क्राइसिस द डिक्लेरेशन ऑफ न्यू बेस ईयर इज अवेटेड। ये करेक्शन करके सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया था। फर्स्टली द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड बाय दादा भाई नेरोजी तथा 1894 के आधार पर उन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक निर्धारित किया गया था। एंड ही वाज एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज 20 रुपीज पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ 1894 प्राइस। स्वतंत्रता के पश्चात नाइनटीन 49 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में पीसी महालनोबिस, जिनके जन्म दिवस को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, 29 जून पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इन 1949 कमिटी ऑन नेशनल इनकम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस तथा इस समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन 1951 में प्रस्तुत किया गया था, 1951 में। एंड दिस कमिटी वाज सबमिटेड हिज फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951 तथा भारत की प्रति व्यक्ति आय $246.9 रुपया वार्षिक अनुमानित किया गया था। एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड एज 246.9 रुपीज पर एनम।
1954 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन स्थापित किया गया। In 1954, Central Statistical Organization was formed under the chairmanship of पीसी महालनोबिस तथा भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए यह संगठन उत्तरदायी संगठन है। And this organization is responsible for the estimation and publication of national income। प्रकाशन के लिए उत्तरदायी संगठन है। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुषांगी संगठन के रूप में अनुषांगी सब्सिडी संगठन के रूप में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो फाउंडेड एज द सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CSO तथा यह संगठन सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा थ्रू सर्वे। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा इसको एक आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। सर्वेक्षण एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। प्रेजेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन is responsible for the survey work and collection and analysis of data। 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर ₹86,660 वार्षिक निर्धारित किया गया था on the basis of economic survey of 2018 per capita income of India has estimated as ₹86,660 per annum on fixed price
जबकि प्रचलित मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,11,782 रुपया वार्षिक निर्धारित किया गया था। While on nominal price, the per capita income of India has determined at 1,11,782 rupees per annum. तो हमारा दो प्रकार का पहले से देख रहे हैं, दो प्रकार का कॉस्ट हमारा हो जा रहा है। प्रचलित मूल्य नॉमिनल कॉस्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर मूल्य। ये जो प्रचलित मूल्य है ये क्या है? वर्तमान बाजार मूल्य। करंट मार्केट प्राइस। और जो स्थिर मूल्य है वह है आधार वर्ष का बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस ऑफ दिस ईयर, क्योंकि बड़ी बेस ईयर हमारा है 2011-12, यानी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड प्राइस में 2011-12 का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस ऑफ 2011-12। जो हमारा प्रचलित मूल्य है ये हमारा मुद्रास्फीति सहित मूल्य को प्रदर्शित करता है, प्राइस विथ मनी इन्फ्लेशन। जबकि जो हमारा आधार मूल्य है ये मुद्रास्फीति रहित मूल्य को प्रदर्शित करता है, प्राइस विदाउट मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही कारण है कि प्रचलित मूल्य पर हम लोग कहते हैं 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार हम कह रहे हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था प्रचलित मूल्य पर? 1,11,782 रुपीज वार्षिक। लेकिन स्थिर मूल्य पर ये हमारा वार्षिक आय कितना हो गया? 86,660 रुपया वार्षिक। यानी 2011-12 के मूल्य के आधार पर 2018 में हम लोगों का वार्षिक आय इतना था, लेकिन 2018 के मार्केट प्राइस के आधार पर ये इतना था। मतलब ये हमारा क्या हो गया? 86,660 हमारा स्थिर मूल्य पर और प्लस मुद्रास्फीति। मतलब यहां पर क्या हो गया? स्थिर मूल्य प्लस मुद्रास्फीति दोनों दर्शा रहा है।
तो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों का यही रूप है। प्रचलित मूल्य मतलब हो गया वर्तमान के बाजार मूल्य पर हमारा क्या गणना है, और स्थिर मूल्य का अर्थ हो गया आधार वर्ष के बाजार मूल्य के आधार पर हमारी क्या गणना है। यही कंसेप्ट कहलाता है कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल प्राइस एंड फिक्स्ड प्राइस। चलिए आज तक का आप लोग का क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जो आप लोग का दूसरा चैप्टर है। तो मुद्रास्फीति से कल शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्लास आपका रहा नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस। हमारा स्थिर मूल्य क्या है, प्रचलित मूल्य क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है और राष्ट्रीय आय के गणना के तरीके क्या क्या हैं। पहला चैप्टर जो हमारा था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे मुद्रास्फीति का।